हेलो स्टूडेंट्स। आज वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने बोर्स मॉडल से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पढ़ ली है। सबसे पहले तो हमने पोस्टुलेट्स पढ़ा था बोर्स मॉडल का और उसके कुछ डेरिवेशंस देखे थे। फिर हमने ये देखा था कि ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में गिवन होता है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर्स में हमने ये सीखा है कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जब मूव करता है तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आज वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम होते क्या हैं, कैसे बनते हैं, कौन से टाइप के होते हैं, इससे रिलेटेड केवल थ्योरी समझेंगे और उन्हीं थ्योरी पर बेस्ड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखेंगे। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस या इस एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाला जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में स्पेक्ट्रम वर्ड हमने सबसे पहली बार कब पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते समय। ठीक है, और वैसा ही क्या होता है, एक विजिबल लाइट का भी स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम बोलने का मतलब उसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है उन सारी चीजों को हम दिखाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको यह जरूर पता होगा कि जब हम व्हाइट लाइट को, ठीक है, जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं, प्रिज्म से पास करने के बाद वो व्हाइट लाइट में क्या होता है, डिस्पर्शन वाली प्रोसेस होती है। उस डिस्पर्शन के कारण क्या होता है, व्हाइट लाइट के अंदर जितनी भी रेडिएशंस होती हैं वो अलग अलग दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, जैसे प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो पूरा का पूरा हमें विजिबल स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। विबग्योर वाले पूरे के पूरे कलर्स हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जब वो जो कलर्स अलग अलग दिखाई देते हैं उनका फोटोग्राफिक प्लेट पर जब हम इंप्रेशन ले लेते हैं तो इस तरीके से कुछ स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देगा, जिसमें वायलेट कलर, इंडिगो कलर, ठीक है, ब्लू कलर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे जो कलर्स हैं जिनसे मिलकर वो व्हाइट लाइट बनती है, ठीक है, वो सारे जब दिखाई देते हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, वो तो विजिबल लाइट वाला स्पेक्ट्रम हो गया। लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है ये आज के लेक्चर में हमें सीखना है। ठीक है, तो एक्चुअल में पहले ये सीख लेते हैं कि वो जो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसे बनता है। तो प्रिज्म से जब व्हाइट लाइट पास करते हैं तो उसके बाद जो जब कलर्स अलग अलग हो जाते हैं तो उसका हम इंप्रेशन ले लेते हैं किस पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर। किस पर बेटा? जैसे ये क्या रहा होगा, ऊपर वाली इमेज को देखना, ये रहा होगा फोटोग्राफिक प्लेट। इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जब हम इसका इंप्रेशन ले लेते हैं तो इस तरीके से विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम निकल कर आ जाता है। मतलब ये वाला जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम कहने का मतलब उसमें व्हाइट लाइट के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सब दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो इसका जब हम इंप्रेशन लेते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर इन सारे कलर्स का तो इसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, या इसे क्या बोलते हैं, विजिबल लाइट जो है इसका स्पेक्ट्रम। ठीक है, और ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसी को हम और क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस इसलिए क्योंकि एक कलर दूसरे में मर्ज होता है, दूसरा कलर तीसरे में, तीसरा कलर चौथे में, मतलब बीच में कोई भी गैप नहीं होते। ठीक है, तो ये जो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है बेटा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहने का मतलब क्या है कि जितने भी कलर्स होंगे उनके बीच में कोई गैप दिखाई नहीं देगा। क्लियर हो गया? ये तो हो गया विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। ठीक, अब इसके बाद एटॉमिक स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। डायरेक्टली जो व्हाइट लाइट है वो प्रिज्म पर डालने से पहले हम किसी सैंपल से उसको पास करवा देंगे। ठीक है, जैसे ये जो व्हाइट लाइट है इस सैंपल से पास करवा देंगे, जिस सैंपल के अंदर क्या प्रेजेंट रहे होंगे, कोई ना कोई किसी न किसी एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो वो जो व्हाइट लाइट है वो जब सैंपल से पास होगा उसके बाद जब हम क्या करेंगे, प्रिज्म से उस व्हाइट लाइट को पास करेंगे, इस मतलब इस सैंपल से बाहर जो भी लाइट निकली थी उसको जब प्रिज्म से पास करेंगे और उसका जब फोटोग्राफिक प्लेट पर इंप्रेशन ले लेंगे तो जो स्पेक्ट्रम बनकर आता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो ये ऊपर वाला तो विजिबल लाइट वाला स्पेक्ट्रम था, लेकिन ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम होगा। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा, शुरुआत में जो हमने ऊपर वाले केस में व्हाइट लाइट को पास किया था और नीचे वाले केस में जो पास किया उसमें डिफरेंस क्या होगा बेटा, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो निकल कर आते हैं उसमें कुछ ना कुछ ब्लैक कलर की लाइन तो आपको दिखाई देगी ही। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, जैसे ध्यान से अगर आप देखोगे
तो एक्चुअल में यहाँ पर ये ब्लैक कलर की लाइंस हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब ये पूरी तरीके से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बीच में कुछ गैप निकल कर आ रहे हैं। एक्चुअल में ये जो ब्लैक कलर की जो लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी, वहां पर कोई कलर प्रेजेंट नहीं होते। ऐसा विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं होता, उस विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में नहीं होता, वो तो कंटिन्यूअस था, उसमें बीच में कहीं पर भी गैप प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन जब हम किसी एटम के सैंपल से लाइट को पास करके प्रिज्म से पास करवाते हैं, तो इंप्रेशन लेने पर हमें समझ में आता है कि बीच में कुछ कलर्स गायब है, बीच में कुछ कलर्स का कुछ पार्ट, पूरे के पूरे के तो कलर्स गायब नहीं होते, उसका कोई एक पार्ट गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जहां पर जिस जो स्पेक्ट्रम बनता है जिसमें कुछ चीजें मिसिंग होती है, कुछ लाइंस मिसिंग होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और दूसरी चीज, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होते हैं वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होते, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं होते। जब हम एटम से पास करके इनको बनाते हैं तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं दिखते, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं गैप आ ही जाता है हर किसी एलिमेंट में। ठीक है, अब तो आज के लेक्चर में यही पढ़ना है कि ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होते हैं कितने टाइप के होते हैं और ये बनते क्यों हैं, इसमें जो ये जो कलर्स गायब होते हैं ये क्यों होते हैं। तो एक्चुअल में हम इसको बोर्स मॉडल में क्यों पढ़ना है बेटा? क्योंकि बोर्स मॉडल के जो रूल्स हैं या इसके जो पोस्टुलेट्स हैं उसके आने के बहुत पहले से, कई सालों पहले से ये जो स्पेक्ट्रम है ये लोगों के पास बनकर आ रहे थे। ठीक है, मतलब साइंटिस्ट लोगों ने ये पहले ही बनाकर देखा हुआ था कि स्पेक्ट्रम बनते हैं, लेकिन उसके रीजंस किसी के पास नहीं थे। एक्चुअल में जो बोर्स मॉडल है अपने मॉडल की हेल्प से ये एक्सप्लेन करता है कि ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है ये बनते क्यों है, इसमें जो कुछ कलर की लाइन जो होती है वो गायब की होती है। तो एक्चुअल में बोर्स मॉडल क्या करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर है, पार्टिकल नेचर समझ में आ रहा है बेटा? जिसमें हमने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कुछ एनर्जी के पैकेट से मिलकर बना है, अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बना है, उन पार्टिकल्स को हमने क्वांटम या फोटॉन बोला था। ठीक है, तो जो वो फोटॉन जो है उस वाले कंसेप्ट को वो यहाँ यूज करके क्या करता है, इन चीजों को एक्सप्लेन करता है, इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है, तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो तरीके के होते हैं, पहले समझते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने दो केस ले रखे हैं, पहले ऊपर वाले केस पर ध्यान देना बेटा, फिर बाद में नीचे वाले केस पर आएंगे। यहाँ हमने क्या किया है, शुरुआत में ये व्हाइट लाइट पास किया। ठीक है, शुरुआत में हमने क्या किया, यहाँ पर व्हाइट लाइट पास किया। जब इसमें व्हाइट लाइट पास किया रहा होगा तो एक्चुअल में क्या रहा होगा, यहाँ सारे कलर्स प्रेजेंट होंगे, मतलब वो सारे कलर्स जो कि इस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट है, वायलेट से लेकर रेड तक हर एक तरीके का जो कलर वाला जो लाइट है वो इसमें प्रेजेंट रहा होगा। ठीक है, इस व्हाइट लाइट के अंदर। लेकिन हमने क्या किया, प्रिज्म से पास करने के पहले, ठीक है, प्रिज्म से पास करने के पहले हमने किसी एटम के सैंपल में उसे डाल दिया, उस व्हाइट लाइट को पास कर दिया किसी सैंपल के थ्रू। अब उस सैंपल में क्या होगा, आपको पता है, हम लोगों ने ये पढ़ा था बोर्स मॉडल में कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो नीचे वाले स्टेट में है तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ऊपर वाली स्टेट में चला जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में है, मे बी हाइड्रोजन में रहा होगा या कोई दूसरा एटम रहा होगा। ठीक है, बट यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का नहीं, कोई दूसरा एलिमेंट रहा होगा ये। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है इस व्हाइट लाइट में से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इस ऊपर वाले ऑर्बिट में मूव कर जाएगा। ठीक है, मे बी ये ऑर्बिट नंबर 2 में रहा होगा तो ये ऑर्बिट नंबर 3 में चला जाएगा, या ऑर्बिट नंबर 2 से ऑर्बिट नंबर 4 में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जा रहा है। ठीक है, नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में निकल के चला जा रहा है। अब वो जब हमने पढ़ रखा है कि नीचे वाले ऑर्बिट से जब ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा तो कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, इस व्हाइट लाइट में कुछ एक पार्ट रहेगा जिसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। तो इसने मान लेते हैं इसने क्या किया, कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसमें व्हाइट लाइट को जब आगे बढ़ा के प्रिज्म से पास करेंगे तो प्रिज्म क्या करेगा, वो सारे कलर्स को सेपरेट कर देगा, अलग अलग कर देगा, और फिर हम उसका इंप्रेशन ले लेंगे किस पर, फोटोग्राफिक प्लेट पर।
हम उसका फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या करेंगे, इम्प्रेशन ले लेंगे, और इम्प्रेशन लेने के बाद हमें दिखाई देगा कि कुछ कलर्स क्या हैं, गायब है। जहां जहां कलर्स गायब है वहां वहां क्या होगा, ब्लैक कलर की कुछ लाइंस, पतली सी लाइंस दिखाई देगी। ठीक है, तो जब पतली कलर की ऐसे ब्लैक कलर की लाइंस दिखाई देगी तो हम समझ जाएंगे कि वाला कलर जो था उस कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है किसने, इस एटम के सैंपल ने। ठीक है, कहने का मतलब ये जो एटम है वो जिस रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब करेगा वही रेडिएशन इस आगे वाले स्पेक्ट्रम से गायब हो जाएंगे। अब वो कंटिन्यूअस नहीं रहेंगे, डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे, और वही रेडिएशन वहां पर गायब रहेंगे जिन रेडिएशन को इसने ऊपर जाने के लिए, ऊपर वाले ऑर्बिट में जाने के लिए एब्जॉर्ब किया रहा होगा। समझ में आया? ठीक, क्लियर हुआ क्या? तो ये वाला जो स्पेक्ट्रम बनता है इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और कौन सा एटॉमिक स्पेक्ट्रम का भी टाइप कौन सा बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलेंगे इसे। इसे क्या बोलेंगे बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कुछ जो कलर्स है या कुछ लाइट का जो कुछ पार्ट है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद ये बना है। जब एटम ने उस व्हाइट लाइट में से किसी लाइट के किसी एक पार्ट को, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब एब्जॉर्ब कर लिया है, उस एब्जॉर्प्शन के बाद क्योंकि वो स्पेक्ट्रम बना है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्लियर हुआ? ठीक है, लेकिन यहां देखना बेटा, अब दूसरा केस जो है, ठीक है, जो दूसरा केस है उसमें क्या किया हमने, यहां से व्हाइट लाइट हटा लिया, व्हाइट लाइट हटा लिया, और जो इलेक्ट्रॉन्स है अब वो ऊपर वाले ऑर्बिट में प्रेजेंट है, जो कि पहले ही एनर्जी अब्सॉर्ब करके वहां पर जा चुका है। अब क्या होगा, जब हम व्हाइट लाइट वहां से हटा लेंगे कुछ टाइम के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्टेबल कहाँ होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है, तो नीचे वाले ऑर्बिट में शिफ्ट होगा, ये ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे किसी ऑर्बिट में शिफ्ट होगा। जब हमने पढ़ रखा है कि ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में शिफ्ट होता है तो क्या करता है, ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करता है। ठीक है, ये क्या करता है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है, रिलीज करता है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये जो भी रिलीज करेगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल तभी होगा इलेक्ट्रॉन जब वो न्यूक्लियस के पास चला जाएगा, तो न्यूक्लियस के जब वो पास जाएगा, ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा, तो कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा, और जो भी रेडिएशन वो रिलीज करेगा उसको प्रिज्म से पास करने के बाद फिर से हम उसे सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर कुछ केवल कलर वाली कुछ ही लाइंस दिखाई देंगी। एक्चुअल में इस दूसरे केस में वही कलर हमें दिखाई देगा जो पहले केस में उसने एब्जॉर्ब किया था। ठीक है, क्योंकि जो जो एनर्जी उसने नीचे से ऊपर जाते समय एब्जॉर्ब की थी वही वो रिलीज कर देगा ऊपर से नीचे आते समय। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जब वो ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है, तो जो जो भी कलर वाली लाइन, जो जो भी कलर उसने एब्जॉर्ब किए थे वही वो एमिट कर देगा, और वही कलर हमें फाइनल वाले स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगे। और इसलिए ये जो दूसरा वाला जो स्पेक्ट्रम बना है इसमें वही कलर दिखाई देंगे जो पहले वाली जगह पर गायब थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर दिख रहा होगा आपको, यहां से ऑरेंज वाला गायब था तो यहां ऑरेंज मिल रहा है, यहां से ग्रीन वाला गायब था तो यहां ग्रीन मिल रहा है, यहां पर ब्लू वाला गायब था तो यहां ब्लू मिल रहा है। क्लियर है? मतलब जो कलर वहां पर जो गायब होंगे वही कलर अब यहां पर प्रेजेंट होंगे, और जितनी जगह वहां पर कलर्ड लाइंस होंगी उतनी जगह यहां पर ब्लैक बैंड होंगे। कुछ दिख रहा है क्या बेटा? कुछ दोनों में अगर कुछ रिलेशन दिख रहा होगा तो जितनी जगह यहां पर ऊपर वाले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है, कलर्ड वाली लाइंस है, वहां वहां पर यहां पर ब्लैक कलर है, और जहां पर वहां ब्लैक कलर है वह उसी जगह पर यहां पर कलर्ड लाइंस आ रही हैं। ठीक है, तो ये वाला जो स्पेक्ट्रम है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रिलीज करने के बाद बना है, एमिट करने के बाद बना है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, एमिशन स्पेक्ट्रम। इसे हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एक्चुअल में जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होते हैं उसके दो टाइप हैं, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक है एमिशन स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया? तो ये जो दो टाइप हैं, एक जो बनता है वो जब एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया रहा होगा सैंपल ने तब वो बनता है। दूसरा केस स्पेक्ट्रम का वो है जब वही जो एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब किया था उसको जब वो रिलीज कर देगा, एमिट कर देगा, तो उससे जो बनेगा, तो ये हो गया एमिशन स्पेक्ट्रम। इसमें एमिशन स्पेक्ट्रम बहुत ज्यादा यूज होते हैं बेटा, एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी यूज होते हैं। आगे पढ़ेंगे उसके एप्लीकेशंस, क्या यूज है इन स्पेक्ट्रम का, हम क्यों पढ़ रहे हैं इतना ज्यादा इसे। ठीक है, तो वो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और ये जो है एमिशन स्पेक्ट्रम। और दोनों में खास बात क्या है, अगर आप दोनों को कंबाइन कर दोगे
तो को पूरा का पूरा एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां जो गायब होता है यहाँ होता है, और यहाँ जो गायब होते हैं वो वहां होता है। जब दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, एक ही एलिमेंट के, एक ही एटम के, जब दोनों स्पेक्ट्रम को हम कंबाइन करेंगे तो हमें एक पूरा का पूरा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ जो कलर गायब था यही उसकी जगह ये ले लेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, एक ही एटम के जो एमिशन स्पेक्ट्रम है उसको किस में मिला देते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के साथ कंबाइन अगर कर देते हैं, ओवरलैप कर देते हैं, तो एक्चुअल में हमें क्या मिलकर आ जाएगा, हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलकर आ जाएगा। जो व्हाइट लाइट में जितने भी कलर्स होते हैं वो सारे मिलकर, वो सारे यहां पर आ जाएंगे। क्लियर हुआ क्या बेटा? ठीक, तो ये दो टाइप हो गए। अब इनके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, हमें डिफरेंस देखना है इन्हीं दोनों स्पेक्ट्रम के बीच में। एक तो है एमिशन, एक है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हमने पहले बनाया था। दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, इसमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो था उसमें बहुत ही कम ब्लैक लाइंस थी और ज्यादा कलर्ड लाइंस थी। इसमें मोर क्या होते हैं, इसमें मोर कलर्ड लाइंस होती हैं, एब्जॉर्प्शन में मोर कलर्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, और बहुत ही पतली जो होती हैं वो ब्लैक लाइंस होती हैं, थिन ब्लैक लाइंस होती हैं। ठीक है, और कलर्ड बैंड होते हैं, ऐसा बोल सकते हो, बहुत बड़े बड़े कलर वाले बैंड्स होते हैं, बहुत पतली पतली ब्लैक वाली लाइंस होती हैं। जबकि इसमें जस्ट अपोजिट होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, मोर ब्लैक बैंड होते हैं, ब्लैक बैंड ज्यादा एरिया में प्रेजेंट होते हैं तो थिक ब्लैक बैंड्स होते हैं, और थिन क्या होती हैं, कलर्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, इसमें थिन क्या होती हैं, कलर्ड लाइंस होती, तो दोनों अपोजिट हैं, क्योंकि इसमें जो बड़े पोर्शन में जो ब्लैक कलर होता है, ब्लैक बैंड होता है, उसी जगह पर वहां पर कलर होता है, और यहां पर जो ब्लैक लाइंस पतली पतली होती है उन्हीं जगह पर यहाँ कलर्ड लाइंस होती हैं। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो ये तो हो गया जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनते हैं वो दो कैसे बनते हैं, एग्जाम्पल हमने समझ लिया। ठीक है, अब वैसे ही हाइड्रोजन के लिए जो स्पेक्ट्रम बनते हैं, हाइड्रोजन के जो लाइन स्पेक्ट्रम बनते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहने का मतलब यूजुअली हम एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, मतलब जब ऊपर वाले ऑर्बिट से ये नीचे वाले ऑर्बिट में जब ये मूव करते हैं तो यहां जिसमें कम कलर्ड लाइंस बनती है इनको हम ज्यादा यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए उन्हें हम पढ़ेंगे, जिसमें वो ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में हाइड्रोजन के लिए जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके स्पेक्ट्रम को हम कौन कौन से नाम देते हैं। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, या उसी को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम कहने का मतलब क्या है, यूजुअली हमारा मतलब होता है इसमें किससे, एमिशन स्पेक्ट्रम से। ठीक है, हमारा मतलब होता है एमिशन स्पेक्ट्रम से जब हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही कम कलर्ड लाइंस होती हैं उसमें। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग नाम देते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, एमिशन स्पेक्ट्रम कब बना था, जब ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे। ठीक है, तो कौन से वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके बेसिस पर हम उसके अलग अलग नाम लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब भी फाइनली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 1 पर जाएगा, पहले चाहे किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट हो, ठीक है, पहले चाहे किसी भी ऑर्बिट में प्रेजेंट हो, अगर फाइनल वाला स्टेट ऑर्बिट नंबर 1 है तो ऐसे सारे सीरीज को हम क्या बोल देते हैं, लाइमन सीरीज। इसे हम बोल देते हैं लाइमन सीरीज। एक्चुअल में हम ये वर्ड्स पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में जब आपको कई बार ऑर्बिट नंबर देता है तो ऑर्बिट नंबर डायरेक्टली लिखने की जगह पर ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऐसा लिखने की जगह पर, या ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2 ऐसे लिखने की जगह पर वैसे सीरीज का नाम दे देता है। तो जब भी आपके पास ऐसे सीरीज के नाम आएंगे तो आपको पता रहना चाहिए कि हम कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो जब भी लाइमन सीरीज आपके पास कभी भी लिखा होगा हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, तो हम ये मान लेंगे कि उसका जो फाइनल ऑर्बिट है वो हमेशा कौन सा रहेगा, ऑर्बिट नंबर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय ये वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऑर्बिट के नंबर को निकालने के लिए। तो हमने क्या बोला, हाइड्रोजन जो भी स्पेक्ट्रम रहेगा उसमें लाइमन सीरीज नाम कब देंगे, जब भी
फाइनल वाला जो ऑर्बिट रहेगा वो इलेक्ट्रॉन का कौन सा रहेगा, ऑर्बिट नंबर 1। शुरुआत में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ऑर्बिट 2 से 1 पर जाए, 3 से 1 पर जाए, 4 से 1 पर जाए, 5 से 1 पर जाए, 6 से 1 पर जाए, या इन्फिनिटी से 1 पर जाए। इनफाइनाइट वाला भी ले रखा है बेटा हमने। ऊपर वाला कोई भी ऑर्बिट हो, फाइनल वाला अगर 1 रहता है तो उसका नाम हमेशा हम क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज बोलेंगे। क्लियर हो गया। अगर आपको ये डायग्राम में अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो शुरुआत में गैप बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे गैप कम होते जा रहा है। ये तो हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था, ठीक है, कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे वो जो गैप होता है वो कम होते जाता है। ठीक है, इसलिए शुरुआत वाले ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा गैप आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा। क्लियर होगा क्या? तो एक सीरीज तो हमने पढ़ ली, इसका नाम क्या है, लाइमन सीरीज। जब फाइनल जो ऑर्बिट रहेगा जिसमें ऑलवेज क्या रहेगा, ऑर्बिट नंबर 1। शुरुआत वाला जो ऑर्बिट है वो कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? वहीं पर जो हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम बनता है, उसके जो लाइन स्पेक्ट्रम बनते हैं, उसमें हम नाम दे देते हैं क्या चीज, बाल्मर सीरीज। नाम दे देते हैं क्या चीज, बाल्मर सीरीज। अब ये बाल्मर सीरीज कब नाम देते हैं, जब फाइनल वाला जो ऑर्बिट रहेगा हाइड्रोजन के लिए वो कौन सा रहेगा, ऑर्बिट नंबर 2 रहेगा। क्लियर है? जब फाइनल जो ऑर्बिट रहेगा अगर वो ऑर्बिट नंबर 2 रहता है, इनिशियल ऊपर वाला कुछ भी हो सकता है। हम एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें इसलिए ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट पर जा रहे, नीचे से ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं बेटा। ठीक है, तो यहां चाहे वो इनफाइनाइट से ऑर्बिट नंबर 2 पर जाए, 6 से ऑर्बिट नंबर 2 पर जाए, 5 से 2 पर जाए, 4 से 2 पर जाए, या 3 से 2 पर जाए, अगर फाइनल वाला ऑर्बिट ऑर्बिट नंबर 2 है तो उसका नाम क्या रहेगा, बाल्मर सीरीज। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो इसके नोटेशन में मैंने कुछ अलग तरीके से दिखाया बेटा। वहां तो सिंपल ऐसे दिखा दिया था, यहाँ अलग अलग कलर्स से दिखाया है। ठीक है, अलग अलग कलर से क्यों दिखाया, क्योंकि एक्चुअल में हाइड्रोजन के अंदर जब भी ऊपर वाले किसी भी ऑर्बिट से सेकंड वाले ऑर्बिट पर जाएगा तो हमेशा हमें कलर्ड लाइंस मिलेगी, इसमें कलर्ड लाइंस नहीं मिलती। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो एनर्जी का जो गैप रहता है ये यूवी लाइट की रेंज में रहता है। ठीक है, ये जो एनर्जी का गैप रहता है ये यूवी लाइट की रेंज में होता है और यूवी लाइट का कलर हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, लेकिन जब हम ये बाल्मर सीरीज को देखते हैं, जब फाइनली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 2 पर जाता है तो हमें उसके कलर्ड लाइंस दिखाई देती हैं, और वो जो कलर्ड लाइंस हैं उनको हम क्या नाम दे देते हैं, बाल्मर सीरीज। तो एक्चुअल में बाल्मर सीरीज में जो लाइट एमिट होती है वो कौन सी रेंज में होती है बेटा, विजिबल लाइट की रेंज में होती है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आपको बाल्मर सीरीज बोलेगा मतलब समझ जाना है कि फाइनल वाला ऑर्बिट तो ऑर्बिट नंबर 2 ही था। जो शुरुआत वाले जो ऑर्बिट हैं वो कुछ भी और हो सकते हैं, लेकिन फाइनल वाला 2 ही रहेगा। और इसमें जो भी लाइंस जो भी एमिट होंगी, जो भी रेडिएशन एमिट रहेंगी, एमिट करेगा ये, वो हमेशा कौन सी रेंज में होंगे, विजिबल लाइट की रेंज में होंगे। क्लियर है? ये नहीं, ये तो यूवी लाइट की रेंज में एमिट करता है। अगर ऑर्बिट नंबर 1 पर जा रहा है मतलब यूवी लाइट ही एमिट करेगा। हाइड्रोजन के लिए ही है, याद रखना बेटा, किसी और एटम के लिए नहीं पढ़ रहे हम सिर्फ अभी हाइड्रोजन के लिए ये सारे नाम पढ़ रहे हैं। ठीक, ये दोनों सीरीज क्लियर हुई क्या बेटा? इसके बाद नेक्स्ट 3 और सीरीज का नाम आपको पढ़ना है। ठीक है, उसी के जैसे, एक तो जब ऑर्बिट नंबर फाइनली 3 रहेगा, शुरुआत लागेन कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 के ऊपर कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, इनफैक्ट इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, काम करते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, इसको इनफाइनाइट ले लेते हैं। ठीक है, ऑर्बिट नंबर 7 की जगह पर मैं इसे लिख देता हूं ऑर्बिट इन्फिनिटी। ठीक है, इनफाइनाइट तक कुछ भी हो, लेकिन अगर फाइनल वाला ऑर्बिट ऑर्बिट नंबर 3 है तो इसका नाम हम क्या लिखते हैं बेटा, इसका नाम लिखते हैं हम पार्शियन सीरीज। क्या नाम लिखते हैं बेटा, पार्शियन सीरीज। तो पार्शियन सीरीज में फाइनल वाला ऑर्बिट हमेशा कौन सा रहेगा, ऑर्बिट नंबर 3। शुरुआत वाला कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वहीं पर जब फाइनल वाला जब ऑर्बिट कौन सा होगा, जब फाइनल वाला ऑर्बिट ऑर्बिट 4 होगा, शुरुआत वाला ऊपर वाला कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, ऑर्बिट नंबर 8 9 10 6 5 कुछ भी हो सकता है, बट अगर फाइनल ऑर्बिट ऑर्बिट नंबर 4 है तो इसका हम नाम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट सीरीज। क्लियर है? इसका नाम हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट सीरीज।
वहीं पर सबसे लास्ट सीरीज का नाम हमें पढ़ना है कहाँ, जहां फाइनल जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट नंबर 5 रहेगा, चाहे ऑर्बिट नंबर 7 से 5 पर आए, 6 से 5 पर आए, 10 से 5 पर आए, इनफाइनाइट से 5 पर आए। इसके इस सीरीज को हम कौन से नाम से जानते हैं, फंड सीरीज, या आप पी फंड सीरीज बोल सकते हो। ठीक है, बस आपको ऑर्बिट नंबर पता रहने चाहिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा जब लाइमन सीरीज होती है उसमें फाइनल ऑर्बिट हमेशा 1 होता है, जो बाल्मर सीरीज होती है उसमें फाइनल ऑर्बिट हमेशा 2 होता है, जो पाश्चन सीरीज होगी उसका फाइनल ऑर्बिट हमेशा 3 होगा, जो ब्रैकेट होगा उसका फाइनल सीरीज हमेशा 4 होगा, और सबसे लास्ट जो पी फंड सीरीज या सिंपली फंड सीरीज जो है उसमें फाइनल ऑर्बिट ऑलवेज ऑर्बिट नंबर 5 रहेगा। और खास बात क्या है कि लाइमन में तो यूवी लाइट था, बाल्मर में तो विजिबल लाइट था, पाश्चन ब्रैकेट फंड तीनों में ही इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, मतलब ये जो है ये भी इंफ्रारेड वाली रेंज में आता है, चाहे ऑर्बिट नंबर 3 पर जाए, चाहे ऑर्बिट नंबर 4 पर जाए ये भी इंफ्रारेड ही होता है, और चाहे ऑर्बिट नंबर 5 पर जाए ये भी क्या होता है, इंफ्रारेड रीजन में ही लाइट एमिट करता है। मतलब ये भी हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। क्लियर हुआ बेटा? तो कई बार इसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन से जो सीरीज है उसमें कौन से कलर की लाइट एमिट होती है, लेकिन ध्यान में रखना कि ये जो भी पढ़ रहे हैं ये केवल हाइड्रोजन के लिए है, दूसरे एटम के लिए नहीं। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो इसमें ऑर्बिट का जो नंबर है, कई बार वो ऑर्बिट का नंबर ना देकर इसके सीरीज का नाम दे देता है। ठीक है, तो वो नाम कैसे देता है, उससे ऑर्बिट नंबर कैसे निकालेंगे ये समझते हैं बेटा। ठीक है, ये तो हमने नाम पहले समझ लिए कि इसका मतलब क्या है। अब जैसे कहीं पर किसी न्यूमेरिकल में, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में जो हम न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे उसमें कई बार ऐसा नाम लिखा रहेगा फर्स्ट लाइन ऑफ अ सीरीज, जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ अ लाइमन सीरीज, तो लाइमन कहने का मतलब ही n1 इक्वल टू 1 हो गया। वैसे बाल्मर बोलने का मतलब ही, या हम बोले n2 इक्वल टू क्या हो गया, मतलब फाइनल वाला, इसको मैं फाइनल लिखता हूं, फाइनल वाला जो ऑर्बिट हो गया वो 1 हो गया। वहीं पर जो बाल्मर वाला है उसका फाइनल वाला जो ऑर्बिट होगा ये हमेशा कौन सा होगा, 2। वहीं पर जो पाश्चन वाला है उसके लिए फाइनल वाला जो ऑर्बिट रहेगा हमेशा क्या रहेगा, 3। फर्स्ट लाइन जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा मतलब इसके जस्ट ऊपर वाला, कहने का मतलब लाइमन सीरीज में फर्स्ट लाइन होगा फर्स्ट ऑर्बिट के जस्ट ऊपर वाला, मतलब कौन सा हो जाएगा, इनिशियल वाला ऑर्बिट रहा होगा 2। ठीक है, वैसे ही जब बाल्मर बोलेगा तो फाइनल ऑर्बिट तो 2 है, फर्स्ट लाइन जैसी बोलेगा फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज तो उसके जस्ट ऊपर वाला, मतलब ऑर्बिट नंबर 2 के जस्ट ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, ऑर्बिट नंबर 3। वैसे ही जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा फर्स्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज, तो फर्स्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज फाइनल ऑर्बिट तो हमेशा 3 रहेगा, इसके जस्ट ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज हो जाएगा, मतलब यहां ऑर्बिट नंबर 4 हो जाएगा। तो आगे वाले भी बता सकते हो, ब्रैकेट सीरीज में कौन सा हो जाएगा, ब्रैकेट का फाइनल तो हमेशा 4 होता है, फर्स्ट लाइन मतलब जस्ट उसके ऊपर वाला, मतलब ऑर्बिट नंबर 5 से 4 वाला फर्स्ट लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज हो जाएगा। फन सीरीज में फर्स्ट लाइन बोलेंगे तो ऑर्बिट नंबर 6 से 5 हो जाएगा। समझ में आया बेटा? ऐसे ही सेकेंड लाइन क्या हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला, मतलब लाइमन सीरीज में तो फाइनल वाला हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, इनिशियल वाला कौन सा हो जाएगा, इसके ऊपर के ऊपर वाला, ये सेकेंड लाइन हो, इसको सेकेंड लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये ऑर्बिट नंबर क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। ठीक है, वैसे ही यहां पर बाल्मर सीरीज कौन सा होता है, फाइनल ऑर्बिट तो हमेशा 3 होता है, इनिशियल वाला ऑर्बिट जब हम सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज बोलेंगे तो ये कौन सा रहा होगा बेटा, समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, ये एक्चुअल में क्या, सॉरी, बाल्मर सीरीज में तो फाइनल वाला हमेशा कौन सा होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इनिशियल वाला कौन सा रहेगा, इसमें ऑर्बिट नंबर 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया? फाइनल वाला ऑर्बिट तो 2 ही रहता है, इसके ऊपर के ऊपर वाला मतलब थर्ड के ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, 4th। वहीं पर पाश्चन सीरीज में जो फाइनल वाला ऑर्बिट रहता है ये हमेशा कौन सा रहता है, ऑर्बिट नंबर 3 रहता है। तो इसमें जो इनिशियल वाला जो ऑर्बिट होगा जब सेकेंड लाइन ऑफ पाश्चन सीरीज बोलेगा तो इसमें कौन सा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इसके ऊपर के ऊपर वाला, थर्ड के ऊपर वाला 4, उसके ऊपर वाला 5। ठीक है, ऐसी जो थर्ड लाइन है मेरे हिसाब से आप खुद से लिख सकते हो क्या, बाल्मर सॉरी लाइमन के लिए तो हमेशा 1 रहता है, बाल्मर के लिए हमेशा 2 रहता है, और पाश्चन के लिए हमेशा क्या रहता है, 3 रहता है। थर्ड लाइन मतलब इसी में 3 ऐड कर दो, ये भी एक तरीका है। फर्स्ट लाइन मतलब 1 ऐड कर दो, सेकेंड लाइन मतलब 2 ऐड कर दो, थर्ड लाइन मतलब 3 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 4।
इनिशियल वाला ऑर्बिट कौन सा हो जाएगा, थर्ड लाइन अगर लिखेंगे तो 2 में 3 ऐड कर देंगे ये 5, इसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। जब फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन को कई बार क्वेश्चन में अल्फा लाइन भी बोल देता है, ठीक है। तो जहां पर भी अल्फा लाइन बोलेगा मतलब फर्स्ट लाइन, मतलब इसके एक ऑर्बिट नंबर तो फिक्स रहते हैं सीरीज के नाम से ही। फर्स्ट कहने का मतलब जस्ट ऊपर वाला, सेकंड उसके ऊपर वाला, थर्ड उसके भी ऊपर वाला। तो जस्ट ऊपर वाले जो होता है उसकी को अल्फा लाइन भी बोलते हैं, उसके बाद वाले को बीटा लाइन बोलते हैं, उसके बाद वाले को गामा लाइन भी बोलते हैं। वैसे ही कई बार क्या होता है, सीरीज लिमिट लिखी हुई रहती है या लास्ट लाइन लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो जहां पर भी सीरीज लिमिट लिखी हुई रहेगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिट तो हमेशा फिक्स ही रहने वाला है। इसमें बस ऑर्बिट नंबर भी पूछ लेता है आपको, फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये फाइनल वाले जो ऑर्बिट है ये तो हमेशा एक ऑर्बिट तो फिक्स रहेंगे। जब भी सीरीज लिमिट की बात करेगा मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। जब भी लिमिट की बात करेगा तो सबसे एंड वाला, सबसे लास्ट वाला जो है वो ऑर्बिट कौन सा रहेगा, इनफाइनाइट वाला हो जाएगा। उसको सीरीज लिमिट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं बेटा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में तो हम इन्हें यूज करेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। कैसे, आपको पूछ लेगा कि कौन सा जो ऑर्बिट नंबर है ये बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो बाल्मर सीरीज कहने, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज को कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज कहने का मतलब ये ऑर्बिट नंबर ऑप्शन में दे देगा 2 and 4, 2 and 3, 2 and 6, इस तरीके से। क्लियर हो गया, समझ में आया बेटा। तो ये हमने ये समझ लिया कि एक्चुअल में अलग अलग सीरीज में फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन बोलेगा या लास्ट लाइन बोलेगा, या फिर अल्फा बीटा गामा या लास्ट लाइन बोलेगा, सीरीज लिमिट बोलेगा, उसका मतलब कौन से ऑर्बिट को वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, एप्लीकेशन। एक्चुअल में जो एमिशन स्पेक्ट्रम है जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, ठीक है, वो उन स्पेक्ट्रम को स्टडी करके हम बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी स्टडी को ही, ठीक है, स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या स्टडी ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम जो है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, या स्पेक्ट्रम बोल सकते हो या इसी को क्या बोल सकते हो, स्पेक्ट्रल लाइंस भी बोल सकते हो। उसमें जो भी स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं, ठीक है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहां पर यूज करते हैं, इसे हम यूज करते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। अननोन सैंपल में कौन सा एलिमेंट है ये पता करने के लिए इसे यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि हर एक एलिमेंट का एमिशन स्पेक्ट्रम बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का अलग होगा, हीलियम का अलग होगा, लिथियम का अलग होगा, सोडियम का अलग होगा। हर एक एलिमेंट के जो स्पेक्ट्रम बनकर आते हैं वो अलग अलग होते हैं हमेशा। किसी भी दो एलिमेंट के स्पेक्ट्रम सेम नहीं होते, और हमारे पास हर एक एलिमेंट के जो स्पेक्ट्रम है वो प्रेजेंट है। पहले से हमारे पास चार्ट में गिवन रहता है कि कौन से एलिमेंट का स्पेक्ट्रम कैसे दिखता है। तो अगर कोई अननोन सैंपल है तो उसमें से स्पेक्ट्रल लाइंस बनाकर, उसके स्पेक्ट्रम बनाकर हम मैच कर सकते हैं कि हमारे कौन से स्पेक्ट्रम के साथ वो मैच कर रहा वाला ही एटम उस अननोन सैंपल के अंदर प्रेजेंट रहा होगा। क्लियर हो गया। तो एक्चुअल में इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़कर या इस एमिशन स्पेक्ट्रम को कंपेयर करके, ठीक है, हम क्या निकाल सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं अननोन एलिमेंट इन अ सैंपल। अननोन एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। इनफैक्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी का इतना ज्यादा यूज है कि इसको यूज करके बहुत सारे ऐसे एलिमेंट डिस्कवर हुए जो पहले लोगों को पता ही नहीं थे, ठीक है। तो आपको पता है कि सारे एलिमेंट अभी हमेशा से डिस्कवर्ड नहीं थे, धीरे 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 अलग अलग तरीके से अलग अलग एलिमेंट को डिस्कवर किया गया है। तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो कुछ टाइम तक, इसकी स्टडी के पहले तक लोगों को नहीं पता थे, लेकिन उसके जो स्पेक्ट्रम बनाने के बाद लोगों को यह समझ में आ गया कि वैसा स्पेक्ट्रम ऑलरेडी जो एटम्स प्रेजेंट है उनके जैसे मैच नहीं करते। मतलब वो जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ दूसरे एलिमेंट हैं जो अभी तक हमें नहीं पता थे। तो ऐसा उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस को पढ़कर बहुत सारे नए एलिमेंट्स की भी डिस्कवरी हुई है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सम एलिमेंट्स, ठीक है, पॉसिबल हो पाया है
किसके कारण? इस स्पेक्ट्रम की स्टडी के कारण। ठीक है, वो कौन कौन से एलिमेंट है, कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि एनसीईआरटी ने दे रखे हैं बेटा, आपको वो याद होने चाहिए क्योंकि उस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट है? वो है रुबिडियम, सीजियम, इसके अलावा गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, इसके अलावा स्कैंडियम। ये कुछ 6 एग्जांपल्स हैं ऐसे एलिमेंट्स के जो पहले हमें नहीं पता थे पीरियोडिक टेबल में। ये इनकी जो डिस्कवरी हुई है ये किसके कारण हो पाई है? ये एक्चुअल में स्पेक्ट्रम के स्टडी के कारण हो पाई है। इसके अलावा आपको पता होगा कि कई बार आप ऐसा पढ़ते हो कि सन में ये वाली गैसेस प्रेजेंट है, ये वाले स्टार्स में ये वाली गैसेस प्रेजेंट है, या ये वाले प्लेनेट में ये वाली गैसेस प्रेजेंट होगी उसके एटमॉस्फेयर में। हम सन तक पहुंचे नहीं है, हम स्टार्स तक नहीं पहुंचे, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसकी गैसेस के बारे में या उसके एलिमेंट्स के बारे में कैसे बता सकते हैं? वहां से आने वाली जो रेडिएशंस हैं उनके स्पेक्ट्रल लाइंस को पढ़कर, ठीक है, उसके स्पेक्ट्रम को पढ़कर, वहां से जो लाइट आती है उसके स्पेक्ट्रम को ड्रॉ करके हम ये जो बता पाते हैं कि वहां पर कौन सी गैसेस रही होंगी जिनके कारण ऐसा स्पेक्ट्रम बन के आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो हीलियम की जो डिस्कवरी हुई है, हीलियम की डिस्कवरी किस में हुई है? सन में। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम जाके सूरज में से हीलियम का सैंपल कलेक्ट करके ले आए, ऐसा तो है नहीं। तो हम जो स्पेक्ट्रम से अलग अलग उनको रीड करते हैं और उससे ये बताते हैं कि वहां पर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहा होगा। क्लियर हुआ बेटा? तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत बड़ा यूज है, बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अब देखते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखेंगे। इस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं कि ऑर्बिट नंबर की जगह पर सीरीज का नाम देकर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्या है? द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सी थ्योरी से एक्सप्लेन होता है? बोर्स थ्योरी से एक्सप्लेन होता है। और एक्चुअल में बोर्स थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करता है कि जब नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में गया होगा तो उसने क्या किया होगा? एनर्जी अब्सॉर्ब किया होगा, ठीक है, और एनर्जी अब्सॉर्ब किया होगा तो कुछ कलर गायब हो गई रहे होंगे। जब ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट पे आया होगा तो कुछ जो एनर्जी है वो एमिट किया होगा और उसके कारण कुछ कलर्ड लाइंस आ गई होंगी। तो बोर्स थ्योरी को एक्सप्लेन करता है। और बोर्स थ्योरी क्या मानता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है अगर उनको एब्जॉर्ब करे तो कौन से फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा? फोटोन के फॉर्म में, मतलब उनके पार्टिकल नेचर को कंसिडर करता है। एनर्जी ऑफ फोटॉन्स जो हमने पढ़ रखा था, मतलब वो किसके लिए पढ़ते हैं? पार्टिकल नेचर के लिए पढ़ते हैं, प्लैंक्स थ्योरी जो पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? द डिस्क्रीट लाइंस इन द हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। डिस्क्रीट लाइन मतलब जो अलग अलग लाइंस होती हैं, ये कंटिन्यूस लाइंस कौन सी होती है? विजिबल लाइट में जो होती हैं। ठीक है, ये बोला है आर ड्यू टू, किसके कारण होगा? पार्टिकल नेचर के कारण होगा। पार्टिकल नेचर मतलब क्या हो जाएगा? क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल होते हैं। अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी जो है अलग अलग होती है। क्वांटाइज कहने का मतलब एनर्जी फिक्स होती है। जैसे हाइड्रोजन की एनर्जी जो रहती है फर्स्ट ऑर्बिट की -13.6 होती है, सेकेंड ऑर्बिट की -3.4 होती है, उसके नेक्स्ट वाले ऑर्बिट की -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ये जो इनकी एनर्जी की वैल्यू जो रहती है वो फिक्स रहती है। तो वो जो एनर्जी का गैप है उस एनर्जी के गैप के बराबर ही वो एनर्जी एमिट करते हैं या एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। उसी के कारण जो इसकी जो फिक्स्ड वैल्यू है ऑर्बिट की, उस फिक्स्ड वैल्यू के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम? क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है? ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1, मतलब ये ऑर्बिट नंबर 2 से ऑर्बिट नंबर 1 पर आ रहा है। तो हमने क्या बोला है? ऑर्बिट नंबर 2 से जब भी ऑर्बिट नंबर 1 पर आएगा तो ये कौन सी सीरीज को कॉरेस्पॉन्ड करेगा? लाइमन सीरीज। और लाइमन सीरीज कौन सी रेंज में होती है? ये होती है यूवी लाइट की रेंज में। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द यूवी रीजन। उसी को अपोजिट करके पूछा हुआ है। तो यूवी रीजन में कौन सा होता है हाइड्रोजन का? लाइमन सीरीज होता है बेटा। तो लाइमन सीरीज मतलब कौन सा हो जाएगा? हमारा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? द सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट मतलब एक ऑर्बिट तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, और बाल्मर सीरीज बोला है, मतलब बाल्मर सीरीज के लिए फाइनल सीरीज तो हमेशा कौन सा होता है? 2। समझ में आ गया? तो सीरीज लिमिट कौन से ऑर्बिट को करस्पॉन्ड करेगा? n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 2। समझ में आ गया?
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द फर्स्ट लाइन ऑफ द पाशन सीरीज। पाशन सीरीज कहने का मतलब ये है कि फाइनल वाला जो ऑर्बिट है ये तो हमेशा कौन सा रहेगा, ऑर्बिट नंबर 3। और फर्स्ट लाइन बोलने का मतलब क्या है, थर्ड के जस्ट ऊपर वाला, मतलब शुरुआत वाला कौन सा रहा होगा, ऑर्बिट नंबर 4। मतलब कौन सा ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट नंबर 4 से लेकर ऑर्बिट नंबर 3। समझ में आ गया बेटा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द इलेक्ट्रॉन फॉल्स टू। लाइमन सीरीज में फाइनल वाला जो ऑर्बिट रहेगा वो हमेशा कौन सा रहेगा, n इज इक्वल टू 1। ठीक, यहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द, कौन से रेंज में रहता है बाल्मर सीरीज, विजिबल। लाइमन सीरीज यूवी, ठीक है। बाकी जितनी भी तीनों हैं वो किस में रहती हैं, इंफ्रारेड वाली रीजन में, ठीक है। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा बेटा, बाल्मर सीरीज के लिए हो जाएगा विजिबल रीजन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, विच साइंटिफिक टेक्निक इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा फॉर, ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्चुअल में किस, कहां पर यूज करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम आर यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू। क्या क्या यूज है एक्चुअल में एटॉमिक स्पेक्ट्रम का, हम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, आइडेंटिफाई एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल, ठीक है। उसका एप्लीकेशन भी पढ़ा था 6 एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट was discovered with the help of atomic spectrum। तो कौन से एलिमेंट को डिस्कवर किया गया था बेटा, स्कैंडियम को। 6 एलिमेंट जो हमने बोले उसके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आज वाले लेक्चर में हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड थ्योरी वाला सारा पोर्शन पढ़ लिया है बेटा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अभी तक हमने जो भी ये थ्योरी पढ़ रखा है इसको यूज करते हुए, इन वर्ड्स को यूज करते हुए कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। फॉर्मूले कुछ नए नहीं पढ़ेंगे, फॉर्मूले वही रहेंगे जो हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ रखा है, लेकिन स्पेक्ट्रम वाले वर्ड्स को यूज करके, लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज वाले वर्ड्स को यूज करके कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं इसको सीखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में बेटा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। आज के लेक्चर के लिए थैंक यू, बाय बेटा।